Hello everyone. In this video, we are starting detailed analysis of UPSC Prelims 2025 GS Paper 1. Today we will analyze question 1 to 5. Don't just watch, pause the question, attempt it and then compare your elimination logic. Our focus is not just answer but understanding what UPSC is testing. Let's start. The first question is with reference to investment fund. With reference to investment, consider the following. मतलब इसमें हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है. तो इसमें बताया गया है कि बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स एंड वेंचर कैपिटल. हाउ मेनी ऑफ अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. अब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड is a fund which is privately pooled investment vehicle that offer an alternative to traditional investment options like mutual funds and stock market. Alternative investment fund हमें क्या देता है? एक अल्टरनेटिव देता है जो हमारी म्यूचुअल फंड से बिल्कुल ही अलग होता है. ठीक है, म्यूचुअल फंड में सेबी जो करता है उस सेबी का म्यूचुअल फंड में सेबी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में ऐसा नहीं होता. अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो सेबी ने इसकी इन्वेस्टमेंट फंड की वो रखी हुई है लिमिट, वो रखी हुई है 1 करोड़ सेबी के द्वारा. ठीक है, उसके बाद ये अंडर आता है सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन. ये रेगुलेशन के अंडर आता है सर. उसमें इसके क्या दिए हुए हैं? रूल्स दिए हुए हैं थोड़े बहुत. ठीक है, ये जो हमारे पास अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है ये 3 तरह का होता है. इसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. जो कैटेगरी 1 है इसमें हमारे आते हैं वेंचर फंड्स आ जाते हैं. वेंचर फंड्स होते हैं जो एंजल मतलब बिल्कुल स्टार्टअप के लिए होते हैं ना, वो आ जाते हैं. एंजल फंड्स आ जाते हैं. सेकंड हमारे इसमें आ जाते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो भी मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स. ठीक है, वो वाले फंड्स आ जाते हैं. इसमें सोशल वेंचर्स आ जाते हैं जो सोसाइटी के लिए कोई काम करने के लिए हमने फंडिंग की है. ठीक है, या फिर इसमें आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स. ठीक है, इसमें ये सारे फंड्स आ जाते हैं कैटेगरी 1 में. तो हमारा इसमें से एक तो हमारा ऑप्शन हो गया. वेंचर फंड्स हमारे इसकी कैटेगरी 1 में आ गई. तो वेंचर फंड्स तो इट मीन्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है. सेकेंडली हमारे पास कैटेगरी आ जाती है कैटेगरी 2, जिसमें हमारे पास जो फंड्स होते हैं एक तो रियल एस्टेट के होते हैं. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में की जाए. सेकेंडली हमारे पास प्राइवेट वाले आ जाते हैं. थर्ड आ जाते हैं डिस्ट्रेस्ड एसेट. जैसे हमने बैंकिंग सिस्टम में किया हुआ है इकोनॉमिक्स में कि जब जो एनपीए हो जाते हैं तो फिर वो सीधा है ना बैंक उसको एक कंपनी को बेच देती है. ठीक है, फिर वो जितना रिकवर करे अपने हिसाब से कर ले, बस बैंक उससे पैसे ले लेती है और फिर उससे रिकवर जो भी होता है वो डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड्स में आ जाता है. ठीक है, देन हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है. इसमें हमारे पास आ जाते हैं हेज फंड्स. ठीक है, सेकंड आ जाते हैं पाइप फंड्स. इसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी. ठीक है, हेज फंड्स क्या होते हैं? हेज फंड्स में हाई रिस्क भी होता है बट इसमें हाई यील्ड भी होती है. ठीक है, रिस्क भी हाई होता है पर हाई यील्ड भी उतनी ही होती है, उतना ही पैसा भी बनता है इसमें. पाइप क्या होता है? पाइप होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी. जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें प्राइवेट लोग आके खरीदते हैं तो उसको हम पाइप बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा. और इससे हमें क्या आंसर मिल गया? हेज फंड्स. हेज फंड्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है और वेंचर कैपिटल. बॉन्ड्स जो होते हैं ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स नहीं है. बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक मिनट. बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम होती है.
फिक्स्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने ये 500 का बॉन्ड जो है जारी कर दिया, ठीक है, ये मतलब 1 साल के लिए ये फिक्स्ड रहेगा, इस पे मैं जो है वो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो, ठीक है, और मैं ये किसी को दे देती हूँ, ठीक है, वो मुझे 500 रुपया दे देता है और फिर 1 साल के बाद इसके ऊपर जो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो उसको पे करके मैं ये ख़त्म कर दूँगी बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बॉन्ड। स्टॉक तो हम सुनते ही हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। Let's break it. Which of the following are the source of income for Reserve Bank of India? इन दिए हुए ऑप्शन में से कौन कौन से सोर्सेज हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इनकम के सोर्स हैं, हमने सही बताना है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो करती ही है आरबीआई, हमने पढ़ा भी है आरबीआई में। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स रिजर्व रखती है आरबीआई, ठीक है। पेंशन मैनेजमेंट नहीं करती, ना ही ये इसका इनकम का सोर्स है लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, डायरेक्टली आरबीआई नहीं करती है। तो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये तो पता ही है, सीनियरेज बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 एंड 5, दिस वुड बी द आंसर। Let's move to the next question. Third question. Let's try. Pause the video and try it. Let's break it down. With reference to the government of India, consider the following information. अब हमें ये है, ये ना न्यू पैटर्न आया है, जैसे पिछले साल भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे 2024 में और 2025 में, तभी से ये थोड़ा सा शुरू हुआ है कि ये 3 कॉलम्स में ऐसे टेबल बना के देने लग गए हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहले हमें जो सबसे ईजी लगता है, पहले ये ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और ये इसी का डिपार्टमेंट है या नहीं, इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है या नहीं, पहले ये हम देख लेंगे क्योंकि ये ईजी होता है करना, ठीक है। देन हम फंक्शंस को दिखेंगे। जो ईडी है हमारे पास, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, वो आती है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। किसके अंडर आती है ये, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, फाइनेंस, तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, गलत। तो इसमें से क्या हो गया, ये वाली एलिमिनेट हो गई। बट अगर हम ईडी की बात करें, ठीक है, वैसे जर्नल इंफॉर्मेशन, तो ये 1956 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसके अंडर जो लॉज आते हैं वो 3 लॉज आते हैं, एक तो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और एक आता है जो इसमें दिया हुआ है हमें, दैट इज फ्यूगेटिव ऑफेंडर एक्ट 2018, ठीक है। तो मेनली ईडी का जो काम होता है वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का देखना होता है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा। मनी लॉन्ड्रिंग पता है हमें कि जो भी ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये इसके पास पावर कौन कौन सी होती हैं ईडी के पास, ईडी के पास जो पावर्स होती हैं वो होती हैं, अरेस्ट भी कर सकती हैं ये, ठीक है,
और ये मतलब प्रॉपर्टी वगैरह किसी की अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है, और रेड्स वगैरह भी कर सकते हैं। दीज आर द सम पावर्स ऑफ ईडी। तो हमारी एक तो ऑप्शन गलत हो गई यहाँ से, बिकॉज मिनिस्ट्री इज गिवन रॉन्ग। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो आती है हमारी किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये इसी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। अब अगर हम इसके फंक्शंस देखें, ठीक है, किसके, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, तो इसके जो फंक्शंस हैं वो ये आईटी, ये इसको सॉरी ये जो है कस्टम एक्ट के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है, कस्टम एक्ट के लिए। जो हमारी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो किसके लिए काम करती है, कस्टम एक्ट के लिए। ईडी किसके लिए अगर काम करती थी, पीएमएलए एक्ट आता था इसके अंडर, हमारा फेमा आता था, और आता था फ्यूगेटिव वाला इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2018। इसके अंडर आते हैं कस्टम एक्ट्स, जो भी कस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी इसके अंडर आती हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, फंक्शंस हैं इसके जैसे एंटी स्मगलिंग, स्मगलिंग होती है उसके अगेंस्ट एंटी स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड स्मगलिंग, कस्टम ड्यूटी इवेजन्स, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे करता तो उसकी इवेजन से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो सारे कौन देखता है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, टॉप एंटी स्मगलिंग एजेंसी, टॉप एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। तो इट मीन्स, हमने कस्टम ड्यूटी की बात की तो इसके अंडर तो ये एक्ट आएगा, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये वाला भी सही हो गया हमारा, ये वाला भी सही है इसके अंडर डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट की। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट जो है इसके अंडर आते हैं हमारे पास सिबिक, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट की, इसको क्या बोला जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट्स आईटी बैकबोन, मतलब जितना भी डाटा होता है किसके पास होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो कैरी आउट बिग डाटा एनालिटिक्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है, जो ये वाला है। तो कैरिंग आउट द बिग डाटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इवेडर्स, ठीक है। जो भी टैक्स इवेजन करते हैं उनको उन पर कर्ब करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है काम करता है। तो ये हो गया हमारा, मतलब इट मीन्स हमारा थर्ड जो है ऑप्शन वो भी क्या है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ओनली 2 आर करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, pause the video and try the fourth question. Let's try it. Let's break it down. Consider the following statement. हमारे पास क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द, पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, कभी आपने सुना है कि आरबीआई जो है वो किसी कंपनी
कंपनी के रिलेटेड कुछ उसने निकाला हो कि वो उसके लिए रिपोर्ट्स वगैरह उसकी सबमिट करवाता हो। आरबीआई तो एक बैंक है, तो वो कंपनी के लिए तो काम करेगा नहीं, ठीक है। कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी, ठीक है। कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। तो यहाँ पे ये होगी चीज़ गलत। और वैसे भी यहाँ पे क्या था, थोड़ी सी एक्सट्रीम टर्म आ जाती है, ठीक है। जब भी ये ऐसी एक्सट्रीम टर्म्स आए ऑल, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा कोशिश हो जाना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, तो ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ऑल भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, सेबी ने टॉप 1000 जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं उसको कहा था कि आप जो है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ठीक है। जो ये था एस्टेब्लिश हुआ था 2021 में। इसका पर्पस क्या था? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। इसका पर्पस था एक तो ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करना कंपनीज की, एक ESG, ESG मतलब एनवायरमेंट, सस्टेनेबल एंड सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। एक तो हमने जितनी भी चीज़ें बनानी है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए काम आनी चाहिए, और उनकी जो गवर्नेंस है, जो कंपनी की खुद की गवर्नेंस है, वो भी अच्छे से होनी चाहिए। उस बेसिस पे जो ये है। और एक था थर्ड पर्पस था इसका कि हमें उसकी क्या पता चलेगी, अकाउंटेबिलिटी, कि हाँ कितनी तरीके से अकाउंटेबिलिटी बनती है फिर कंपनी की, कि हाँ कितनी अच्छे तरीके से जो टॉप 1000 कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं। और ये हमारे SDG गोल से भी क्या हो जाएगा, फिर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसा ही कुछ, हमने CSR भी सुना हुआ है, एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, तो ठीक है, ठीक है। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद CSR की बात करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगी। इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग BRSR मेकिंग डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। यहाँ पे क्या लिखा है? लार्जली, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो फाइनेंशियली हो, ठीक है, रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़े फाइनेंशियली। अदरवाइज यहाँ पे भी हमने फाइनेंसिस की तो कोई बात ही नहीं की, ठीक है। ESG में यहाँ पे हमने एनवायरनमेंट की बात की, सोशल की बात की, गवर्नेंस की बात की, तो ये जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? सेकेंड ओनली। अगर हमारी फर्स्ट भी हमने थोड़ा सा दिमाग लगा के कर ली वहाँ पे, तो हमारी फर्स्ट तो यहाँ से ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगी। ये दो हमारे पास सिर्फ ये दो ऑप्शंस बचती हैं, ठीक है। अगर हम CSR की बात करें, ठीक है, CSR जो है हमारा कंपनीज एक्ट के अंडर आता है, कंपनी एक्ट। अदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये हम, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अंडर आता है। इसके अंडर क्या है कि अगर किसी भी कंपनी की, ठीक है, जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ऊपर है, या फिर उसकी जो टर्नओवर है किसी भी कंपनी की वो 1000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो अगर थर्ड कंडीशन, अगर नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 5 करोड़ से ऊपर का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? CSR मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब उसको अपनी कंपनी का के प्रॉफिट का 2% क्या सोशल एक्टिविटीज़ में लगाना पड़ेगा, सोशल एक्टिविटीज़ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is fifth question. In fifth question, let's try, pause the video and let's try it. Now break it down. Now we can break it down. Consider the following statement.
Statement 1. In India, income from allied agriculture activities. Firstly, we know about what are the allied agriculture activities, like poultry farming. Cholo, they have given poultry farming, wool rearing in rural areas is exempted from any tax. क्या ऐसा कुछ है कि जो allied activities हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, वूल रेयरिंग हो गया, उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता? नहीं. हाँ, ऐसा है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे नहीं लगता, पर जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर की, उस पे क्या है, टैक्स लगता है. ये एग्जेम्प्टेड नहीं है जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत. ठीक है, यहाँ पे ट्रैप था कि हाँ हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर तो एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको ठीक कर दिया स्टेटमेंट, और हमारा आंसर हो गया गलत. पर ऐसा नहीं है. जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है टैक्स से. ठीक है, तो अब अगर हम देखें, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ठीक है अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं. एक तो दो तो यहाँ पे दी हुई हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग. ठीक है, और क्या कौन कौन सी होती हैं हमारे एक होती है डेयरी फार्मिंग, एक होती है फिशरी. ठीक है, ये सारी क्या है हमारे पास एलाइड एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, जिससे क्या है कि हमें इस पे टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, और एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ पे है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं. इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट. कहते रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट. ये कैपिटल एसेट नहीं है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन टैक्स एक्ट 1961. यस, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्यों नहीं है? क्योंकि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर क्या नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता. कैपिटल एसेट क्यों नहीं है? कैपिटल एसेट हम तब कहते हैं, कैपिटल एसेट एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. कैपिटल एसेट क्या होता है? एक पोजेशन जो एक पर्सन के पास है, किसी चीज़ का पोजेशन. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन. ठीक है, उस पर क्या है, उसका पोजेशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एसेट. और अगर हम कहें कि कोई चीज़ कैपिटल एसेट नहीं है, तो उसे उस पर अगर क्या नहीं देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा. अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स होता है कि जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी है मान लो, ठीक है, ये 100 रुपये की थी, मैंने जब खरीदी तो ये 100 रुपये की थी, और फिर मैंने इसको सेल कर दिया. उस टाइम इस प्रॉपर्टी का रेट था 150 हो गया था. ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले ये प्रॉपर्टी 100 रुपये की थी, जब मैंने इसको बेचना चाहा तो इसका बेचा जो मैंने वो 150 में बेचा, तो 50% का मुझे 50 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ. ठीक है, अब उस 50 के ऊपर मुझे क्या पड़ेगा, जो टैक्स पड़ेगा, जो 50 रुपीज़ हैं, ठीक है, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उस पर जो टैक्स पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गेन टैक्स. ठीक है, ये होगी हमारी डेफिनेशन कैपिटल गेन टैक्स की. अब ये बात ज़रूर याद रखना कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर हमें क्या नहीं पड़ता, टैक्स नहीं पड़ता. और जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हम करते हैं उस पर भी हमें टैक्स नहीं पड़ता. सिर्फ टैक्स किस पे पड़ता है हमें, जो एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी उन पे टैक्स पड़ता है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज़ रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. तो 1 रॉन्ग इज नॉट करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. I hope you like this session. Thank you so much.